1 जनवरी 1960। समय सुबह 7 बजे है। भारतीय वायुसेना के स्वामित्व वाले देश के सबसे बड़े गुप्त हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के बरेली हवाई अड्डे के संचालन नियंत्रण कक्ष में एक वीआईपी पायलट की प्रतीक्षा हो रही थी। कुछ ही मिनटों में वह पायलट वहां पहुंचा और नियंत्रण कक्ष में रिपोर्ट की। वहां से ब्रीफिंग लेने के बाद वह तुरंत रनवे के बगल में खड़े बादल रंग के छलावरण वाले कैनबरा विमान में सवार हुआ और किसी अज्ञात गंतव्य की ओर उड़ान भरी। उस पायलट का नाम या उसका गंतव्य केवल वायुसेना के कुछ उच्च अधिकारियों को ही पता था। लेकिन वह पायलट, जो स्वतंत्र भारत का सबसे बेहतरीन हाई अल्टीट्यूड पायलट और देश का सबसे मूल्यवान एरियल सर्वेयर था, जगमोहन नाथ उर्फ जे.एम. नाथ थे। उनकी यह यात्रा चीन के परमाणु डिपो लोकनोर टेस्ट रेंज की तस्वीरें लेने के लिए भारत का पहला मिशन था। यह बात कई वर्षों बाद नाथ के वायुसेना के सहयोगियों और फिर दुनिया को पता चली। नाथ, जो सर्विस में प्रोफेसर के कोड नाम से जाने जाते थे, ने दुश्मन क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के जासूसी मिशनों का नेतृत्व किया। लीक का यह नया वीडियो उस महान व्यक्तित्व और उनके द्वारा हम देश के लिए किए गए कुछ साहसी ऑपरेशनों के बारे में है। विंग कमांडर जगमोहन नाथ का पृष्ठभूमि। जगमोहन नाथ का जन्म 8 अगस्त 1930 को जयपुर में हुआ, जो तब ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। जगमोहन एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार से थे। उनके पिता एक व्यस्त डॉक्टर थे और पाकिस्तान में स्थित लया शहर में प्रैक्टिस करते थे। इस कारण जगमोहन और उनके भाई बहनों को अपनी मां के साथ वहां शिफ्ट होना पड़ा। जगमोहन की प्रारंभिक और हाई स्कूल शिक्षा लया में ही हुई। 16 साल तक इस परिवार ने लया में निवास किया, लेकिन 1947 में भारत-पाक विभाजन के दौरान वे मुंबई चले गए और वहां स्थायी रूप से बस गए। 1948 में जगमोहन को युद्ध विमान उड़ाने की पढ़ाई के लिए कोयम्बटूर एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में प्रवेश मिला। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। बचपन से ही युद्ध विमानों और उनके हथियारों में रुचि रखने वाले जगमोहन को इस कॉलेज का जीवन बहुत पसंद आया। यहाँ पर उन्हें जगी के नाम से भी जाना जाने लगा। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद 14 अक्टूबर 1950 को जगमोहन नाथ को भारतीय वायुसेना में एक जनरल ड्यूटी पायलट के रूप में कमीशन किया गया। विंग कमांडर जगमोहन नाथ की भारतीय वायुसेना में शुरुआत। 1950 के अंत में भारतीय वायुसेना में कमीशन होने के बाद जगमोहन नाथ को जूनियर फ्लाइंग ऑफिसर होने के बावजूद भी जटिल हवाई मिशनों के लिए नहीं चुनते थे। 1955 में उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया, लेकिन तब भी उन्हें केवल ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन के मालवाहक विमानों के मुख्य पायलट की मदद करने का काम मिला। आक्रामक और खुफिया मिशनों के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों को स्वतंत्र रूप से मिशन पूरा करने के लिए एक निश्चित उड़ान समय पूरा करना होता था, जो नाथ के लिए कुछ वर्षों बाद पूरा हुआ। इसलिए उन्हें 1957 तक इंतजार करना पड़ा। 1957 में आईबी के इमेजरी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली एयरबेस पर स्थित दिल्ली एयर हेडक्वार्टर ने 106 स्क्वाड्रन का गठन किया। यह स्क्वाड्रन कैनबरा विमानों का इस्तेमाल करता था। इस स्क्वाड्रन के गठन से नाथ को एक नई भूमिका में आने का अवसर मिला। ब्रिटेन से खरीदे गए इन मीडियम बॉम्बर्स को एरियल फोटोग्राफी मिशनों के लिए आईबी की तकनीकी विंग ने मॉडिफाई किया। इन विमानों की उड़ानों को संभालने के लिए वायुसेना को अनुभवी पायलटों की जरूरत थी। नाथ, जो पहले से ही बड़े विमानों के संचालन में माहिर थे, इस स्क्वाड्रन का सीनियर फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति तत्कालीन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली अजरन सिंह द्वारा की गई थी। विंग कमांडर जशोहन नाथिन का साहसिक जिंजियांग परमाणु साइट मिशन। हालांकि 1 मई 1957 को गठित आईबी और वायुसेना की एक संयुक्त खुफिया टीम 9160 स्क्वाड्रन 2 साल बाद 11 दिसंबर 1959 को अपने स्वतंत्र मिशन के लिए 1 जनवरी को दुश्मन के इलाके में उड़ान भर रही थी। 1960 में नाथ को एक मौका मिला। यह दिल्ली में आईबी मुख्यालय द्वारा सीमा पार से कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले से तय किया गया दिन था। वह उस दिन सुबह 4 बजे बरेली एयरबेस पहुंचे। सुबह 7 बजे 6 अत्याधुनिक F-52 हाई रेजोल्यूशन हवाई कैमरों से लैस एक PR को तैनात किया गया 57 मॉडल इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा में अपने पहले जासूसी मिशन पर निकला।
नाथ की यात्रा चीन के कब्जे वाले झिंजियांग के उत्तर में थी। हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पर काराकोरम पर्वतमाला, वहां उनका उद्देश्य लोकनोर रेगिस्तान का विहंगम दृश्य देखना था, जो तारी 3 बेसिन मैदान के ठीक नीचे स्थित है। जेएम नाथ को आईबी द्वारा यह काम सौंपा गया था। यह मिशन उरुमकी, झिंजियांग से अपनी फील्ड इकाइयों द्वारा रिपोर्ट की गई एक शीर्ष गुप्त खुफिया इनपुट की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए था कि कुछ दिन पहले इस क्षेत्र में चीन की परमाणु परीक्षण की तैयारी देखी गई थी। लगभग 10,000 फीट तक पहुंचने पर उन्होंने तुरंत अपने विमान को नीचे कर दिया, कम से कम 3,000 फीट की दूरी पर, और चीनी विमान भेदी तोपों की नज़र से बचते हुए लोकनोर के ऊपर चक्कर लगाया और कैनबरा में एचआर कैमरों का उपयोग करके रेगिस्तान की सैकड़ों तस्वीरें ली। एक सैनिक ने कैनबरा पर भारी गोलाबारी की, लेकिन नाथ शारा ने विमान को तुरंत रोक दिया और नियमित काम दृढ़ता से पूरा करके जल्दी से लॉकन से बरेली लौट आए। दोपहर में घरेलू बेस पर लौटने पर उनसे प्राप्त इन छवि संग्रहों से कुछ ही दिनों में आईबी की तकनीकी टीम को चीन के गुप्त परमाणु परीक्षणों की तैयारी समझ में आ गई। चीनी क्षेत्र में गुप्त रूप से किए गए इस मिशन की बड़ी सफलता के लिए जेएम नाथ ने भारत के सैन्य और खुफिया नेतृत्व के बीच काफी प्रशंसा अर्जित की। विंग कमांडर जगमोहन नाथ का खतरनाक तिब्बत मिशन। 1950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से भारतीय सेना और आईबी इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कम्युनिस्ट ताकतों की गतिविधियों को लेकर चिंतित रही है। 50 के दशक के मध्य में जनरल जैसे देश के वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ करियप्पा की राय थी कि इसे ठीक करने के लिए 1959 में जब चीन ने झिंजियांग 9 में येचिंग से अक्साई चिन, जो भारत का एक हिस्सा है, के माध्यम से तिब्बत में ल्हासा तक एक सड़क बनाई थी, आईबी फील्ड इकाइयां थीं। पीएलए की सैन्य तैनाती को सटीक रूप से समझने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक रूप से तैनात किया गया था, लेकिन यहां से विश्वसनीय खुफिया संग्रह प्राप्त करना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास तिब्बत के अंदर कठिन क्षेत्रों में घुसने की सीमाएं थीं। इमेजरी इंटेलिजेंस का उपयोग करना, जासूसी विमान इस पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए आईबी और वायुसेना की खुफिया टीम ने 11 जनवरी 1960 को जेएम नाथ द्वारा 9-106 कैनबरा के अगले मिशन को अंजाम देने की योजना बनाई थी। कैमरों से सुसज्जित अपने अनुकूलित कैनबरा में उन्होंने अक्साई चिन क्षेत्र को लक्ष्य करते हुए उड़ान भरी। नाथ लद्दाख के चिपचैप मैदानों के ऊपर से अक्साई तक चढ़ गए, चीनी विमान भेदी तोपों की आग से बचते हुए और वहां चल रहे विभिन्न राजमार्ग निर्माण गतिविधियों को देखते, पीएलए पर नजर रखते हुए हवा में नीचे आकर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के बाद विमान के 4 कैमरों को चालू किया और उसकी असंख्य तस्वीरें लीं और वह दक्षिण की ओर चला गया। तिब्बत के पूर्व में उक्त यात्रा के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कैनबरा का तेजी से बढ़ता जासूसी मिशन ल्हासा के आसमान तक पहुंचने तक भारतीय सीमा पर चीन द्वारा की जा रही सेना की तैनाती कितनी बड़ी है। तिब्बत की राजधानी पीएलए सैन्य गतिविधियों की पुष्टि करने वाली लगभग 600 हवाई तस्वीरें जेएम नाथ ने F-52 विमान के कैमरों के माध्यम से कैद की थीं। उन्होंने आईबी और वायु को दुश्मन के बारे में बहुत मूल्यवान जानकारी प्रदान की। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर जगमोहन नाथ के बाद के पदनाम। जगमोहन नाथ को 14 अक्टूबर 1961 को साहसिक झिंजियांग और तिब्बत मिशन के मुख्य निष्पादक के रूप में भारतीय वायुसेना द्वारा स्क्वाड्रन लीडर के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन क्षेत्रों में सभी जासूसी मिशन 1965 तक उनकी कमान के तहत थे और एक संयुक्त द्वारा संचालित किए गए थे। इस अवधि के दौरान सेना और आईबी की टीम ने हालांकि नाथ के स्क्वाड्रन नंबर 106 स्क्वाड्रन ने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में निगरानी उड़ानें भरी। उन्होंने शायद ही कभी इन मिशन उड़ानों में भाग लिया था। इसके बजाय नाथ जासूसी अभियानों के लिए जिम्मेदार थे। चीनी क्षेत्रों पर उनकी अद्वितीय क्षमता ही वह कारण थी जिसके लिए जेएम नाथ पर विचार किया गया। 1 फरवरी को वे अपने 20 वर्षों के घटनापूर्ण आधिकारिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। विंग कमांडर जगमोहन नाथ को उनकी लगभग 2 दशकों की सराहनीय सैन्य सेवा के दौरान 2 महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हमें यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में एकमात्र सैनिक थे जिन्हें 1 से अधिक बार ऐसा सैन्य सम्मान मिला था।
1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 जे.एम. नाथ को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकारों द्वारा यह महान सम्मान दिया गया था और वायुसेना से छुट्टी मिलने के बाद विंग कमांडर जगमोहन नाथ लंबे समय तक एयर इंडिया में पायलट रहे। उन्होंने इंडिया के एयरलाइनर कंपनी में भी काम किया और अपना शेष जीवन अपनी पत्नी उषा नाथ, बच्चों संजीव और आरती के साथ मुंबई में बिताया। कमांडर नाथ, जो एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि मेरा देश मेरे लिए सबसे महान है, उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 21 मार्च 2023 को 92 वर्ष की आयु में हमें छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि उस साहसिक जीवन की यादें आज भी हमारे ज़हन में जिंदा हैं।